नमस्कार दोस्तों। तो इस घटना के बारे में जो बिहार में ये कायरतापूर्ण एक काम हुआ है, इसके बारे में आप सबने देख लिया होगा। न्यूज़ आर्टिकल में, इंस्टाग्राम पे तो लाखों इसके वीडियो बन चुके हैं। और कसम से इसको मतलब कि जो ये कायरतापूर्ण घटना घटित हुई है, इसके लिए मतलब इतना मेरा खून खौला है, मैं बता भी नहीं सकता और आप सबका खून खौला होगा। करीबन 100 साल बाद फिर से वैसी ही एक घटना दोबारा दिखाई दी है और इसको हम चर्चा करने वाले हैं। क्या भारत आज क्या सच में आज़ाद हुआ है 2026 तक? क्या भारत आज़ाद है या फिर मतलब भारत कागजों पे ही आजाद बैठा हुआ है? तो हर एक चीज पर हम चर्चा करेंगे। आप खुद इस चीज को डिसाइड कीजिएगा। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इंडिया आजाद हुआ है या फिर केवल भारत कागजों में आजाद है? तो बिना किसी देरी के हर एक उस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि आज भी भारत आजाद नहीं हुआ है। नाउ सबसे पहले है अभिव्यक्ति की आजादी पर एक पहरा, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूं। संविधान भी इसका बहुत अच्छे से संविधान में भी लिखा गया है। कागजों की हम कोई भी कमी नहीं है इंडिया के पास। ढूंढ ढूंढ के हम सारे देशों से हमने कागज इकट्ठे करे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि भगत सिंह के समय का जो दौर था, सरकार कैसे चीजों को दबाती थी, कैसे विद्रोह को दबाती थी, कैसे मतलब लोगों की आजादी को दबाने का काम करती थी। और वैसे ही भरत तिवारी के समय कैसे सरकार ने दबाया है। अब सबसे पहले भगत सिंह के समय के याद करिए। लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, आप पढ़ो यहाँ पर। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखने पर, पर्चे छापने पर, बोलने पर राजद्रोह का केस दर्ज होता था। तो आप खुद बताओ, 2014 के बाद से 2026 आज आ चुकी है, करीबन 12 साल हो चुके हैं। आप इस बीच में देखो कितने देशद्रोह के केस दर्ज हुए हैं, किस किस पर। यहाँ तक कि देशद्रोह तो यार बहुत छोटी सी बात है भाई, एनकाउंटर हो जाता है यहाँ पर। तो मतलब हत्या के लिए अगर गवर्नमेंट कर दे तो उसे एनकाउंटर बोला जाता है। आप समझ पा रहे हो, जब पुलिस प्रशासन उसे कर दे। तो आप खुलकर समझ पा रहे होगे कि भगत सिंह के समय क्या घटना घटित हुई और आज क्या है। आज इस चीज पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक जो महान शहीद हुए हैं भरत तिवारी, उन्होंने फेसबुक लाइव, मतलब मैं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यार सोशल मीडिया का। अगर ये नहीं होती तो अगर कल्पना करो, दिल्ली में, कर्नाटक में, पंजाब में, कहाँ कहाँ यार हर किसी को पता चल चुका है। सब सरकार का क्लियरली पता चला है कि सरकार किस तरीके से दमन करती है, दमनकारी नीतियों को अपनाती है। समझ पा रहे हो, कैसे भ्रष्टाचार को छुपाती है, करती है, जनता की समस्याओं को मतलब खत्म सी कर देती है। और भरत तिवारी ने क्या किया था? भरत तिवारी ने स्थानीय प्रशासन से यार रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जो भी यहाँ की समस्याएं उन्हें मतलब डील करो, मैं आपके साथ आपकी मदद करवाऊंगा। आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ की मिट्टी को अच्छा करो, यहाँ पर लोगों को आप पानी दो, बिजली दो, तरीके की, लेकिन कोई भी चीज नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप फोटोज में, वीडियोज में जाकर देख सकते हो कितने लोगों को ज्ञापन दिया गया, कितने लोगों से रिक्वेस्ट करी गई जो अधिकारी थे। तो आप समझ पाए भगत सिंह के समय क्या हो जाता था। आजादी के समय जो हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग आप सबको पता होगा, कांग्रेस के जो मतलब वो थे, नेता लोग थे, वो लगातार जा जाकर मतलब ज्ञापन देते रहते थे अंग्रेजों को। आप सबको पता है। उसी तरीके से यहाँ पर भरत तिवारी ने भी ज्ञापन दिए। जब ज्ञापन से काम नहीं चला, उस चीजों को टाला मटोल चलता रहा, तो बंदे ने क्या करा, बंदूक का सहारा लिया। अब कब तक, एक ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक लाइन खींचकर मैं आपसे कह रहा हूं कि कब तक, ऐसा कौन सा समय आएगा कि कोई आपकी समस्या का समाधान ना करे, आपके जो उसके लिए मतलब जिम्मेदार हैं वो व्यक्ति आपकी ना सुने? तो कब ऐसी सीमा आएगी कि आप कहो कि अब बस, मतलब कोई सीमा तो होनी चाहिए ना। तो उस सीमा को जब क्रॉस कर दिया जाता है ना दोस्तों, जब टाला मटोल की सीमा को क्रॉस कर दिया जाता है, तब भरत तिवारी जैसे और भगत सिंह जैसे रियल क्रांतिकारी, रियल देशभक्त पैदा होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जो बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष है, उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो उसको समझने से पहले एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इसको देखो, इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखो। ये भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के जमाने की फोटो है। दीवार पर प्लास्टर नहीं है, आप सबको दिख रहा है, खटिया पड़ी हुई है ना। वैसे यहाँ पर भरत तिवारी 2000 करीबन 100 साल हो गए हैं दोस्तों। 100 साल में ये यहाँ पर भी प्लास्टर नहीं हुआ है। कोई आपको ज्यादा अंदाजा नहीं लगेगा, समझ पा रहे हो? ऐसा लगेगा कि हो सकता है 3-4 साल का गैप हो, ज्यादा से ज्यादा। मतलब रोटी कपड़ा, बुनियादी जरूरतें जो भी हैं वो मतलब कुछ नहीं, उनके लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ है। मतलब भगत सिंह के समय भी जो किसानों का, ग्रामीणों का जो शोषण करते थे अंग्रेज, कैसे करते थे? जहां पर वो लोग खेती करते थे, अपना अनाज उगाते थे, उसकी जगह वो नील की खेती टपका देते थे। समझ रहे हो? और ऊपर से अगर कुछ अनाज भी वो मतलब पैदा कर लेते थे तो उसको वो कैसे, उन्हें वो कर्जा देकर उन्हें अनाज पैदा करते थे। फिर क्या, उनसे कर्जा, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, और बीच में बिचौलियों को तैयार करा जाता था। मतलब एक तरीके से उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करा जाता था और उन्हें कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उन्हें फिर धीरे धीरे उनके बच्चों को भूखमरी का
सामना करना पड़ता था। और भरत तिवारी के समय क्या हुआ, वो किसकी कर रहे थे, वो बाढ़ पीड़ित, वहां पर लगातार बाढ़ आती रहती है, उन लोगों के लिए लगातार चाहते थे कि उन्हें अच्छे मकान मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, समझ रहे हो, और जो लोग वहां से विस्थापित होते हैं उन्हें भी सहारा दिया जाए। किसानों के हक के लिए वो लड़ रहे थे। 100 साल बाद भी आप खुद बताओ, क्या भारत आजाद हुआ है क्या इन समस्याओं से? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या बुनियादी जो सुविधाएं थी, जैसे सड़क, बिजली, मकान, कपड़ा, यार यही तो सबके लिए होती है सबसे मेन, समझ रहे हो। कोई चाहे अंबानी ही हो, वो क्या यार, वो मतलब कपड़े ही तो पहनता है, और क्या पहनता होगा यार, वो भी तो एक छत के नीचे ही तो सोता है, खुले आसमान में थोड़ी सोता होगा। आप समझ पा रहे हो। तो जो सबकी जरूरतें थी, वही जरूरत कुछ लोगों को नहीं दी गई, तो उसके लिए एक मतलब एक प्यारे से लड़के ने, भगत सिंह की उम्र का, उसने आवाज उठाई, तो उसकी आवाज को दबा नहीं दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई दबाने के लिए आवाज। अच्छा, अब समझते हैं जो ये पुलिस का चरित्र है, इसको थोड़ा अगर अंग्रेजों को जो मतलब औपनिवेशिक शासन के समय के पुलिस सिस्टम से समझने की कोशिश करोगे तो आप तुम समझ पाओगे। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्तव्य, कर्तव्य ध्यान रखना, और दूसरा होता है धर्म। समझ पा रहे हो, इनके बीच में एक लकीर होती है, और वो लकीर का हमेशा ही भाई साहब वो या तो इधर होगी या इधर होगी। मतलब हमेशा आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको कर्तव्य करना है या धर्म करना है। कर्तव्य क्या, एक चीज ध्यान रखो, हमारे महाभारत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। भीष्म पितामह क्या बोलते थे दोस्तों, कि भाई साहब हम हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधे हुए हैं, हमारा ये कर्तव्य है, मैं राज सिंहासन को, जो राजा है उसकी हमेशा मदद करूंगा, चाहे वो अधर्मी ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने उन्हें क्यों मतलब अच्छे से निपटाया, क्यों निपटाया, क्या कारण था? कोई बुरे इंसान थे? नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। माँ गंगा के वो पुत्र थे यार, बहुत ही धर्मी आदमी थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने कर्तव्य को अधर्म के लिए समर्पित कर दिया। भाई कर्तव्य की बात नहीं है, लेकिन वो कर्तव्य अगर धर्म के प्रति समर्पित है तभी वो धर्म कहलाएगा। यही भगवान कृष्ण ने समझाया यार, आप समझ पा रहे हो। तो पुलिस का क्या काम था? पुलिस अंग्रेजों के जमाने में दोस्तों क्या करती थी? जनता की सुरक्षा काम नहीं, बस गुलामी करने का काम था अंग्रेजों की। आप समझ पा रहे हो, वो हम में से ही भर्ती करते थे और हम उनकी चाटुकारिता करते थे। और आज का 2026 के समय क्या है, आप खुद बताओ। आज भी ये शहीद भरत तिवारी की जो ये हत्या हुई है, इसके थ्रू आप क्यों, क्या लगता है, क्या पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया या धर्म का पालन किया? तो आप प्लीज इस चीज को प्लीज कमेंट सेक्शन में आप भी बताओ। क्या भरत तिवारी के लिए पुलिस, क्या और भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, वो ऐसा क्या मांग रहा था? वो अपने लिए कह रहा था यार मुझे 20 बीघा 100 बीघा जमीन दे दो, मुझे एक बंगला चाहिए, एक हेलीकॉप्टर चाहिए, क्या वो ये कह रहा था? वो ये कह रहा था यार गरीब लोगों के लिए यार रोटी हो जाए, कपड़ा हो जाए, मकान हो जाए, सड़क आ जाए उनके तक, उनका बिजली आ जाए। मतलब यही तो वो चाहता था, बच्चों को शिक्षा मिले। आप समझ पा रहे हो कि ऐसा क्या उन्होंने चाहा था? आज पूरा भारत में युवाओं, मतलब कभी कोई नहीं भूलेगा, 100 साल बाद, मतलब 1000 साल हो जाएंगे, सब याद रखेंगे कि हाँ एक भगत सिंह हुए थे और एक भरत तिवारी हुए थे। उसको कोई नहीं भूल सकता इस घटना को। आप समझ पा रहे हो। और एक चीज ध्यान रखो, मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी, इतिहास हमेशा शहीदों को याद रखता है, दल्लों को याद नहीं रखता है। अब दल्ले कौन है वो तो आप कमेंट सेक्शन में ही बताओगे। और इसके अलावा अब एक हमारी जो महान न्यायपालिका है उसके बारे में तो आप जानते हैं। अभी हमारे माननीय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो थोड़ा समय निकालकर बहुत मुश्किल से थोड़ा बैडमिंटन खेलने लंदन गए थे, जिस समय पेट्रोल की दिक्कत थी, ईंधन की दिक्कत थी कुल मिलाकर। तो उस चीज को तो हम नहीं ध्यान में लेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे न्यायपालिका काम कैसे करती है। तो अभी एक मतलब याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भगत सिंह मामले में हम तुरंत सुनवाई नहीं करेंगे, ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। आप समझ रहे हो, एक कानून का पालन हो। लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट आधी रात को तक खुल जाता है। जिन कौन से वो मामले होते हैं यार, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन से मामले होते हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात में भी खुल जाता है। मतलब जिस व्यवस्था से पूरा देश बदल सकता है, क्रांति हो सकती है, उन मामलों को आप कुछ योग्य नहीं समझते हो। समझ रहे हो, एक तरीके से बोलें तो कहना नहीं चाहिए, मतलब कानून और अदालतें भी केवल मतलब एक सिस्टम का हिस्सा हैं पूरे। और सिस्टम कैसा भाई? सिस्टम जो हड़प्पा सभ्यता की 3,000 2,000 4,000 साल पुरानी मूर्ति को अचानक से कपड़े पहनाना सिखाती है। वो भी मूर्ति सोच रही होगी यार करीबन कुछ हजारों साल बाद लोग आएंगे, वो पहली बार मुझे कपड़े पहनाएंगे, उन्हीं को ही तो मेरी इज्जत चाहिए होगी। आप समझ पा रहे हो, ये खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों को कपड़े पहनाएंगे, तो उसी सिस्टम का पूरा हिस्सा हैं ये लोग। और ये हिस्सा उसी समय भी, और जो भगत सिंह थे हमारे उस समय कैसे काम करता था भाई साहब। लेकिन एक अंतर है, मैं आपको बता दूं। अंतर क्या है दोस्तों, कि भगत सिंह को जब पकड़ा गया था ना, तो उन्हें अदालत ले जाया गया था।
समझ रहे हो? उसके बाद चाहे उन्होंने बहुत हरामीपना दिखाया हो अंग्रेजों ने, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है। यहाँ तक कि लिखा भी नहीं गया है किताबों में जितना गलत किया गया था भगत सिंह के साथ। लेकिन एक छोटा-सा बहुत अच्छा काम किया था कि भगत सिंह को न्यायपालिका के दरवाजे पर ले जाया गया था। समझ रहे हो? कोर्ट ले जाया गया था। लेकिन भरत तिवारी के मामले में मतलब इतना घिनौना कृत्य किया है सिस्टम ने, शासन ने, जिसकी मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये वो सारे टॉपिक हैं, क्या ये वो सारे मुद्दे हैं जिसके कारण क्या ये सिद्ध होता है कि भारत आज भी गुलाम है? एंड इसके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।